हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए 2026 है, वैकेंसीज़ की भरमार है और वैसे भी स्टेट जुडिशरी एपीओ वगैरह की वैकेंसीज आपके लिए आ ही रही हैं। इसके अलावा हम आपके लिए और भी ऐसे नोटिफिकेशन लाते हैं लीगल जॉब के, जो स्टेट या सेंट्रल लेवल के आपके जो कॉरपोरेशंस होते हैं उनमें निकली हुई होती हैं। काफ़ी बार ही वैकेंसी कम होता है, अदरवाइज अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं। एक्सपीरियंस कम होता है, कभी कभी तो आपका विदाउट एक्सपीरियंस भी होता है, सैलरी पैकेज अच्छा होता है। बट आज का हमारा जो वीडियो है ये आपका हायर जुडिशरी सर्विसेज के लिए है। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है भाई, कि यहाँ पर आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 89 वैकेंसीज जो है निकली हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर invited in the prescribed forum from eligible candidates for 89 vacancies for the post of district judge by nomination 25% in the judicial services of the state of Maharashtra in the pay scale भाई शुरू में ही खोल दिया है 1,44,840 से। तो भाई स्टार्टिंग है, कहाँ तक जा सकता है 1,94,660 और प्लस आपको दिख रहा होगा डियरनेस अलाउंसेस भी मिलेंगे, अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे जो एडमिशेबल किए गए हैं अंडर रूल्स। ठीक है, और द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइकली टू वेरी which small be notified on the official website only in that event no separate application shall be invited। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। This section process is regulated by the Maharashtra Judicial Services Rule 2008 and the amendments approved by the High Court thereto which are yet to be notified। यहाँ पर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए क्या है, क्योंकि दो चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि जो किसी भी स्टेट की हायर जुडिशरी सर्विसेज होती हैं उनमें एक तो आपका एक्सपीरियंस और दूसरा आपका जो एज है वो सेम रहती है। तो पहला यहाँ पर भाई जो एलिजिबिलिटी है वो एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब सी पॉइंट से अब आप देखेंगे एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट पर भी एक्सपीरियंस की स्टार्टिंग हो गई है। सबसे पहले क्या करें कि मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे और कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू or serving as a judicial officer in the Maharashtra Judicial Services for not less than 7 years on the date of publication of advertisement। कहना चाह रही कि एडवर्टाइजमेंट की डेट ठीक है तक 7 ईयर से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कहाँ, या तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में या तो बॉम्बे हाई कोर्ट में या उसके सबऑर्डिनेट जो आपके जुडिशल सर्विसेज आती हैं उनके अंदर। उसके पश्चात क्या कह रहे हैं कि and while computing the period for practicing as an advocate the period during which she has और क्या क्या हो सकते हैं 7 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है और कौन कौन होल्ड कर सकते हैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हेल्ड द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर। अगर आप इनमें से कोई हैं 7 ईयर्स हो चुके हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपको 7 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक्सपीरियंस है या गवर्नमेंट एडवोकेट का, जुडिशियल ऑफिसर का है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या आएंगे ये भी आप यहाँ पर देखें कि अगर आप एक लॉ क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं किसके अंडर, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे या जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे शैल बी इंक्लूडेड। यानी कि आप लॉ क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं या तो हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के अंडर में या फिर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनके अधीन आने वाले जो जज हैं उनके उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिंपल करें, आफ्टर प्रोविजनल एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट। लेकिन एडवोकेट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन उसके बाद आप क्लर्क के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं, ये इनके यहाँ पर कहने का मतलब है। तो यहाँ इन दो चीज़ों पे आप ये समझ गए कि 7 साल का अनुभव है ये किस किस को होना चाहिए। आप एक नॉर्मली एडवोकेट है तो भी आपके पास 7 साल का अनुभव है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके पास 7 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है तो भी, गवर्नमेंट एडवोकेट का है तो भी, जुडिशियल ऑफिसर का है तो भी और लॉ क्लर्क का है तो भी, ये तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन लॉ क्लर्क के रूप में आपने पहले अपना एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट करा लिया होना चाहिए। उसके अलावा ये फिर अलग अलग चीज़ें उसी के बारे में दे रखी हैं। अब यहाँ पर आते हैं एज कितनी होनी चाहिए भी, डी पॉइंट पर एज के बारे में। तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी कि आपने 35 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 48 ईयर्स, लेकिन 48 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर आप कौन से कैंडिडेट हो, पर्सन विद डिसेबल एंड और बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, लेकिन
and 45 years in the case of other as on the date of publication of advertisement। अगर आप जो हो डिसेबल है या फिर आप बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज 48 ईयर्स है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी कैटेगरी में है तो एडवर्टाइजमेंट की डेट को 45 साल से ज़्यादा एज जो है नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ई पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मराठी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भाई मांग रहे हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो महाराष्ट्र जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको मराठी लैंग्वेज आती है, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि अगर आपने किसी स्टेट को अपना टारगेट बना लिया है तो वाकई हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाली हर चीज़ को आप लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मांग रहे हैं कि नॉलेज ऑफ मराठी, ए कैंडिडेट मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ मराठी टू अनेबल हिम हर टू स्पीक, रीड एंड राइट, यानी कि बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी और पढ़नी भी, ठीक है, एंड ट्रांसलेट विद फैसिलिटी फ्रॉम मराठी इनटू इंग्लिश एंड वाइवा वर्सा, कि भाई ठीक है आपको मराठी से इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करनी भी आनी चाहिए, याद रखें, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने यहाँ पर जो है देने हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और इनिशियली जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहने वाला है, ठीक है, 2 ईयर्स तक रखते हैं। बाकी कैंडिडेट मस्ट सबमिट फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात करने भाई कि द कैंडिडेट मस्ट सबमिट फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज देयर ऑफ टू द ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द डेट एंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस विच विल बी डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट। जिस स्टेज पर मांगेगा आपको डिक्लेयर कर देगा, आपको देनी होगी। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। उसके अलावा आगे आते हैं हम यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, आते रहिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास ये एक्ट आपने किया तो आप डिस्क्वालीफाइड जो है हो जाएंगे, आप जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो नोटिफिकेशन ये आपको हमारे जो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है स्टडी व्लॉग विद शिवेत उस पर मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप इस पूरी डिटेल को पढ़ना चाहते हैं 1 बाय 1 करके तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो भी वैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो फॉर्म फिल करने के लिए और सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए वो सारा हम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, देखिए आप एग्जाम पर, ठीक है, प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन 10 पॉइंट्स पर आपका दे रखा है यहाँ पर कि फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट द हाई कोर्ट में इफ नेसेसरी, यानी कि यदि हाई कोर्ट जरूरी समझता है वो देखो संख्या के आधार पर डिसाइड, जैसे यूपी में भी कहा गया था कि अगर बच्चों की संख्या इतनी रही तो वो प्री कराएंगे, तो वो इन्होंने यहाँ पर भी कह दिया है कि कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अगर ज़रूरी होगा किसके लिए, प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विच कैन बी स्क्रूटिनाइज बाय कंप्यूटर से ये जांची जाएगी कॉपियाँ आपकी, एंड कॉल अपॉन द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग द कट ऑफ मार्क्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द हाई कोर्ट टू अपीयर फॉर मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा उन्हीं वही बच्चे जो हैं आपके मेन एग्जामिनेशन में मेन रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे। और यहाँ पर मेंस में जो बच्चे लिए जाएंगे वो जितनी वैकेंसी है उनके 10% जो है लिए जाएंगे, याद रखिएगा 89 वैकेंसीज हैं, उनके 10% जो है यहाँ पर प्री में क्वालिफाई होंगे और वो मेंस देंगे। उसके अलावा क्या कह रहे हैं ये कि द रिक्रूटिंग अथॉरिटी में फिक्स सेपरेट कट ऑफ मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर पर्सन्स विद डिसेबल, यानी कि जो आपके डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए अलग कट ऑफ यहाँ पर फिक्स की जाएगी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो मेन पर्सन्स होते हैं उनसे कट ऑफ उनकी अलग फिक्स की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड आइडेंटिकल कट ऑफ मार्क्स एज फिक्स्ड बाय द हाई कोर्ट, मतलब अगर ऐसे 2 से अधिक काफ़ी ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिनकी सेम कट ऑफ होती है तो फिर उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अब हम देखते हैं कि भाई जो आपका मेंस होगा, मेंस यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए कि ये मेन रिटन एग्जामिनेशन वाइवा वॉइस इंटरव्यू और आपका मेन जो रिटन एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 2 होता है, ठीक है। द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल कॉम्प्राइज ऑफ 2 पेपर्स, प्रत्येक पेपर 100 नंबर कैरी करता है और 3 घंटे का समय देखिए मिलता है। इसमें 2 पेपर होंगे 100 नंबर के और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये किस में लिखा जाएगा भाई, देखिए केवल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। द मीडियम ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन का मीडियम केवल इंग्लिश होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, द हाई कोर्ट विल होल्ड वाइवा वॉइस, यानी कि इंटरव्यू कराएगा कैरिंग 50 मार्क्स ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। कितने आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, आपके 50 मार्क्स, ठीक है।
carrying 50 marks of the eligible candidates who have secured not less than 50% marks in each paper of main written examination। यानी कि आप कब आया वो दे सकते हैं जब आप रिटन एग्जामिनेशन में कितने लाए हैं, 50% से कम नंबर आपके नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द, इनके लिए कितना बना है 54 यानी कि 45% यानी कि 45% यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मेंस के लिए कितने बच्चों को बुलाएगा, तो 10% बच्चों को, 10 गुना बच्चों को। और यहाँ पर मेंस में कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे जो इंटरव्यू देंगे, वो होंगे वैकेंसीज के आपका 3 गुना, ठीक है, 3 गुना बच्चे यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 1:3 of the advertised vacancies to the successful candidates if there are more than 1 candidates who have secured। इनके कहना चाह रहे कि अगर मानो सेम 2 या उससे ज़्यादा बच्चे सेम अगर कट ऑफ ला रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पर अपीयर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और बाकी ये जो भी शायद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये बात आप जानते हैं कि जो हमारा फाइनल सेक्शन होता है उसमें केवल और ओनली दोज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन एट लीस्ट 40% मार्क्स ऑफ द वाया वॉइस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। जैसे उन्होंने कहा कि मेंस में कम से कम 50% लाने ज़रूरी हैं, तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। वैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपका सिलेक्शन के एलिजिबल तभी होंगे जब कम से कम जो है इंटरव्यू में 40% मार्क्स कम से कम आने चाहिए। और जो वहाँ पर डिसेबल पर्सनस के लिए जिनके लिए 45% थे, उनके लिए यहाँ पर 35% जो है मार्क्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। और ये आप जानते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेन एग्जामिनेशन, रिटन एंड वाइवा वॉइस के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन जो है बच्चों का होता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, यहाँ पर आप इनमें से जो भी भरेंगे वहीं पर आपको जाना होगा, चेंज आप नहीं कर सकते हैं। कि द प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी बात की जाए, विल बी कंडक्टेड एट मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर एंड कोल्हापुर। द कैंडिडेट्स हैव स्पेशली मेंशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स द एग्जामिनेशन सेंटर वेयर दे विश टू अपीयर फॉर द प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन। चॉइस ऑफ सेंटर वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज। एक बार आपको मिल रही है चॉइस, बार बार आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। हाई कोर्ट रिजर्व इट्स राइट टू डिलिस्ट एनी पर्टिकुलर सेंटर एंड अलॉट कैंडिडेट्स देयर इन टू अदर नियर बाई सेंटर। नियर बाई ही रखा जाता है यहाँ पर जो सेंटर हैं आपके आसपास, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन, मेन रिटन एग्जामिनेशन वाया वॉइस एट देयर आउन कॉस्ट। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप जो प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, अपने खर्चे पर जाओगे तो हर कोई जानता है अपने खर्चे पर जाते हैं। गवर्नमेंट या हाई कोर्ट किसी को कोई पैसा नहीं देता है भाई, सब जगह अपना ही खर्चा। सिलेक्शन हो गया तो बेस्ट, अदरवाइज सारा पैसा आपका ख़त्म, ठीक है। लेकिन एक अनुभव हम लोगों को मिल जाता है, हर चीज़ अपनी जगह एक अलग मायने रखती है। तो आई थिंक यहाँ पर देखिए जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था उसकी जानकारी मैंने आपको दे चुकी है। जब बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे 2 लाख रुपए का स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये फॉर्म आप ऑनलाइन जो है यहाँ पर इसको भरेंगे, ठीक है। कब तक आप इसको भर सकते हैं भाई, डेट याद रखिएगा, ज़्यादा वक्त आपको नहीं देना। ये इसकी वेबसाइट है, ये 30 जनवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 10:30 बजे से, और ये आपका 17 फरवरी तक आप इसको फिल कर सकते हो, 4:30 तक। उसके बाद ज़्यादा वक्त इन्होंने नहीं दिया कि बहुत लॉन्ग टाइम आप भरते रहेंगे। ये आपका फीस जो है यहाँ पर बताई गई कि कितनी फीस रहेगी। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और अ कैंडिडेट हु इज ट्रांसजेंडर इज रिक्वायर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस 500 रहने वाली है। और जो अदर कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1000 जो है यहाँ पर फीस रखी गई है, ठीक है। तो आई थिंक जो भी देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था, फीस नॉन रिफंडेबल, ये सभी को पता है भाई। आप लोग फॉर्म फिल करा के बाद में कोई फीस नहीं वापस नहीं करते हैं। तो देखिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जैसे मैंने कहा ये पूरा नोटिफिकेशन आपको जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र, उस पर मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरे को एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें से अदर जानकारी जो है देखनी होती है। बाकी जो भी इसमें आपका पर मंथ सैलरी रहने वाली है, फॉर्म फिल कब तक कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।